नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार। आज हम 12वीं क्लास के राजनीति विज्ञान की जो आपकी पुस्तक है और उस पुस्तक से जो तीसरा चैप्टर आपका विश्व राजनीति में अमेरिकी वर्चस्व, इसका ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो पे हम बात कर चुके हैं और इस तीसरे वीडियो में हम लोग जो है बात करेंगे 1992 और 2001 और 2003 की परिस्थितियों की अमेरिका के संदर्भ में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1992 की खाड़ी युद्ध के बाद की परिस्थितियों की। अमेरिका में चुनाव होता है और नए राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। बिल क्लिंटन 1992 में राष्ट्रपति जब बनते हैं तो उनका जो नज़रिया होता है विश्व समुदाय या विश्व स्थिति को देखते हुए वो थोड़ा अच्छा माना गया है लोकतंत्र की दृष्टि से, क्योंकि लोकतंत्र के बढ़ावे के लिए उन्होंने अर्थक प्रयास किए, बहुत कार्य किए और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर पृथ्वी सम्मेलन को ऑर्गेनाइज करवाया और विश्व व्यापार के जैसे जो मुद्दे हैं, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जुड़े हुए मुद्दे जो है, उन मुद्दों पर भी उन्होंने नरम रुख अख्तियार किया और सामान्य मुद्दों पर उन्होंने साधारण भाषावली शब्दावली का प्रयोग कर उन मुद्दों को जो है शॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि उनका हल निकल आए। तो ऐसे जो इनका कार्यकाल है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन इनके कार्यकाल में कुछ आक्रामक कार्य भी हुए। जैसे मौका पड़ने पर उन्होंने यूगोस्लाविया को धमकी दी और कुछ मिसाइलें भी अटैक की। सूडान और अफ़गानिस्तान पर उन्होंने कठोर सैन्य कार्रवाइयाँ की, क्योंकि ये जो देश थे ये आतंकवाद से प्रयोजित थे, आतंकवाद को फैलाते थे। उनका ऐसा मानना था। अमेरिकी जो विदेश मंत्रालय है, उन मंत्रालय की जो रिपोर्ट के आधार पर इन देशों के ऊपर कार्रवाइयाँ की गई। इसके बाद जो है विश्व समुदाय जो है एक नए परिदृश्य को देखता है। अमेरिका में जो चुनाव है, राष्ट्रपति बदल दिए जाते हैं, राष्ट्रपति नए आते हैं। जॉर्ज बुश के कार्यकाल में 11 सितंबर 2001 का जो दिन था वो अमेरिकी इतिहास में मनहूस दिन के रूप में याद किया जाता है, काले दिन के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है 4 अमेरिका के विमानों को हाईजैक करके जो है अल कायदा के बहुत सारे आतंकवादी, जो गिनती में 17 से 18 थे, उन आतंकवादियों ने 4 अमेरिकी हवाई जहाज़ों को हाईजैक करके अलग अलग स्थानों पर जो है विस्फोट करा दिया उनसे। और कहा जाता है कि जो 2 विमान थे जो वहाँ अमेरिका में जो 2 बड़ी बिल्डिंगें थी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नाम से जानी जाती है, WTC-1, WTC-2, जो उस समय की 4थे और 5वें नंबर की विश्व की सबसे ऊंची इमारतें कहलाती थी और ये WTO का मुख्यालय भी था। इन बिल्डिंगों में इन्होंने 2 हवाई जहाज़ों को टकरा दिया और इसके टकराने से लगभग अमेरिका की जो कीर्ति थी, जो स्तंभ थे अमेरिका की शक्ति के, आर्थिक शक्ति के, उन पर चोट की इन आतंकवादियों ने जो अल कायदा से प्रायोजित थे। ये जो हमला था, एक जो और विमान था, वो विमान जो है पेंसिल्वेनिया के जंगलों में गिरा। उसका इरादा था अमेरिकी संसद पर गिराने का, और एक और विमान था उसको भी मार गिराया गया और वो विमान भी जो है अमेरिकी राष्ट्रपति के ऊपर जो बिल्डिंग है उसके ऊपर गिराने का इरादा था। तो इस तरीके से इस आतंकवादी हमले में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ, खरबों डॉलर का, और इससे बेचैनी व्याप्त हुई पूरे विश्व में कि इस तरीके से भी हो सकता है क्या। अल कायदा जो अफ़गानिस्तान से प्रायोजित था, तालिबान शासन, उसका नाम हुआ उस समय। इस ओर ध्यान देते हुए अमेरिका ने अब वापसी की कार्रवाई आरंभ कर दी। तो जॉर्ज बुश ने जो है आतंकवाद के खिलाफ एक नया अभियान चलाया, एक बड़ा अभियान चलाया जिसको ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। यानी आपको, हमको, सबको, जो भी अल कायदा का जो मुखिया है जिसको ओसामा बिन लादेन कहते हैं, अगर जिंदा दोगे तो भी आपको इनाम मिलेगा, मुर्दा दोगे तो भी आपको इनाम मिलेगा। हमें जिंदा चाहिए या मुर्दा चाहिए, ये उस समय की टैगलाइन थी, बड़ी प्रसिद्ध हुई थी अमेरिकी राष्ट्रपति की। तो ये अल कायदा और अफ़गानिस्तान में तालिबान का जो शासन था उसको निशाना बनाया गया। पूरे जो है इस रीजन पर, अफ़गानिस्तान पर जो है अमेरिका की जो फ़ौज है उन्होंने हमले किए और उस हमलों में तरह तरह के बम्बों का प्रयोग किया। पूरे अफ़गानिस्तान से तालिबान शासन को उखाड़ फेंका गया और जो है
आने वाले वक्त के साथ 2011 में जो है पाकिस्तान के एबेटाबाद जगह पर जो है अमेरिकी जो सील अभियान है, उन्होंने अभियान चलाकर जो तालिबान का मुखिया था ओसामा बिन लादेन अलकायदा का, उसको मार गिराया 2011 में। ठीक है, ये अभियान तब पूर्ण माना गया और धीरे धीरे जो है अब जाकर जो है अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हुई। इसके अलावा जो ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम है, इसमें बहुत सारे देशों का अमेरिका का साथ था। साथ ही 19 मार्च 2003 को ऑपरेशन इराकी फ्रीडम चलाया गया। इसका कारण ये था कि अमेरिका की कुछ जो संस्थाएं थी, जो खुफिया एजेंसियां थी, उनको लगता था कि इराक जो है सामूहिक नरसंहार के हथियारों को बना रहा है, उनका निर्माण कर रहा है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो परमाणु मिसाइल है, परमाणु जो बॉम्ब्स है, उनको लगा कि ये इराक के पास है। तो इस दृष्टि को मद्देनज़र रखते हुए जो है अमेरिका ने इराक पर जो है हमले कर दिए और ये हमला लगभग 40 देशों के संयुक्त संगठन ने किया, जो ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से जाना गया। कहा जाता है, माना जाता है कि जो अमेरिका की जो शक्ति प्रदर्शन था, उसका कारण एक ये था कि जो इराक में जो तेल के कुएं हैं और जो इन कुओं पर इनकी दृष्टि थी और इसको प्राप्त करने के लिए उसने ये हमले किए। ठीक है, और ये 40 देशों का संयुक्त संगठन था, जिसमें इसकी अगुवाई जो है अमेरिकी लीडरशिप में, उसका वर्चस्व उसको दिखाता है। इन दोनों हमलों में जो है अमेरिका जो है एक शक्ति के रूप में, एक बलवान एक शक्ति के रूप में वो सबके सामने उभर कर सामने आया। नए नए हथियारों का उसने प्रयोग किया, दुनिया को ये दिखाया कि जो शक्ति है, आर्थिक शक्ति हो या सैन्य शक्ति हो, वो सारी की सारी अमेरिका के पास ही है। पूरा विश्व पोलराइज हो गया, एक ध्रुवीय क्षेत्र में बट गया और उस क्षेत्र का एक ही अगुवा था अमेरिका। इसीलिए आपके इस चैप्टर का नाम जो है अमेरिकी वर्चस्व रखा गया, क्योंकि पूरे इस चैप्टर में जो है अमेरिकी वर्चस्व की बात की जा रही है। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बहुत सारे पॉइंट खोल कर बताने की कोशिश की है और इसका एक पार्ट और बनेगा, जिस पे हम इस वीडियो के माध्यम से, जो अगला वीडियो होगा पार्ट 4, उसमें इस चैप्टर की समाप्ति हो जाएगी। तो चलिए, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।